तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट इन नॉवल के एपिसोड नंबर 365 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग पे अटैक हो चुका था और यहाँ पे उसके ओपोनेंट ने अपने 3% अनडाइंग बॉडी को बर्न करके अटैक किया होता है, लेकिन इस अटैक से भी लू फेंग को एक खरोच तक नहीं आई होती है, जिसको देखकर सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये 3% पावर किसी भी अनडाइंग बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, भले ही उसको मारना, लेकिन उसकी फिजिकल बॉडी तो जरूर डिस्ट्रॉय हो सकती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है पियर्सिंग टायर को, जो कहता है कि बहुत अच्छे। अब यहाँ पे हमें नाइट एम्पायर को दिखाया जाता है, जो कि लू फेंग से सीक्रेटली कम्युनिकेट करते हुए कहते हैं कि यांग, तुम्हारी सर्वाइवल एबिलिटी जो सच में इनक्रेडिबल है। तुम्हारे पास एक पाइनिकल एम्पायर प्लांट लाइफ फॉर्म है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे अभी तक किसी को ये भनक नहीं हुआ था कि लू फेंग का साव विंग्स उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। सबको लग रहा था कि लू फेंग के पास अपना कोई ट्रम्प कार्ड है, जैसा कि पाइनिकल एम्पायर मेटल लाइफ फॉर्म जो कि लू फेंग को बचा रही है। अब देखा जाए प्लांट और मेटल लाइफ फॉर्म, तो उन सबके होने से एक बहुत ही बड़ा फिजिकल एडवांटेज आ जाता है, जो कि डिफेंसिव फॉर्म में होता है, जो किसी भी अटैक को बहुत हद तक रोक सकता है। अब यहाँ पे लू फेंग भी हंसने लगता है और नाइट पियर्सिंग टाइगर ज़्यादा लू फेंग से नहीं पूछते हैं आखिर किसके पास नहीं होते हैं अपने ट्रम्प कार्ड्स, और यांग के पास भी अपने ट्रम्प कार्ड से, जो कि सर्वाइवल और फ्लिंग से रिलेटेड है। अब दिखाया जाता है नाइट एम्पायर को, जो कि एक्साइटेड होते हुए कहता है कि फिर तो ट्रेजर हमारा ही होने वाला है, और कहता है कि जल्दी करो, हमें इस रूम से निकलना होगा, फिर बाद में हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, जिसके बाद हम लोग ट्रेजर को लेंगे और टेलीपोर्ट करके यहाँ से निकल जाएंगे। तो पियर्सिंग टाइगर भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। दिखाया जाता है कि जो बैटल हो रहा था वो एक ही झटके में चेंज हो जाता है। पहले गोल्ड कैंग, पर्पल क्लॉक और आइस ब्लेड के पास एडवांटेज था, और उन्होंने प्लान किया था कि पर्पल क्लॉक की मदद से वो लू फेंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और जैसे ही लू फेंग की बॉडी डिस्ट्रॉय होगी उसके जितने भी वेपन्स, वर्ल्ड रिंग और जितने भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ मरने के बाद निकल जाएंगी, जिसके बाद उनके पास मौका होगा कि वो सारे के सारे चीज़ को अपने वर्ल्ड रिंग के अंदर रख लेंगे और एक ही झटके में सब चीज़ को लेकर वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी तक उनका ये प्लान सफल नहीं हुआ था, और अब फिर में पर्पल क्लॉक को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहता है गोल्ड कैंग, मैं उससे डील नहीं कर पा रहा हूँ, और आइस ब्लेड भी नर्वस होते हुए कहता है गोल्ड कैंग, आखिर हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सबसे वीकेस्ट बंदे के पास ऐसा मूव हो सकता है। उसके पास डेफिनेटली ऐसा ट्वेस्ट होगा जो कि उसको अटैक से बचा रहे हैं, जो कि जरूर किसी तरह का मेटल या फिर प्लांट लाइफ फॉर्म होने वाला है। अब गोल्ड कैंग भी गुस्सा हो रहा होता है, जिसके बाद वो कहता है पर्पल क्लॉक, आइस ब्लेड, तुम दोनों कंप्लीटली यूजलेस हो, अब लगता है मुझे अपना बेस्ट लेना होगा। अब दिखाया जाता है कि वो दोनों भी गुस्से होते हैं, जिसके बाद गोल्ड कैंग को दिखाया जाता है, जो कहता है कि जब हम लोग उस ट्रेजर्स को लेंगे तो मैं उसका 70% लूँगा, और बाकी तुम पर्पल क्लॉक 20%, आइस ब्लेड तुम 10% लोगे, नहीं तो यहाँ पे मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जो इसमें घाटा होने वाला बहुत ज़्यादा होने वाला है। जिसके बाद वो दोनों इसके बारे में मान जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब आइस ब्लेड और पर्पल क्लॉक को दिखाया जाता है, जो इतने भी स्टूपिड नहीं थे, उन्हें पता था कि यांग के पास जो डिफेंसिव एबिलिटी है वो सिर्फ गोल्ड कैंग ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, अपने अनडाइंग बॉडी को बर्न करते हुए वो नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जब एम्पर लिमिट अपने अनडाइंग बॉडी को बर्न करता है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, और 70% पार्ट लेना तो ये नेचुरल तो होता ही है। जिसके बाद गोल्ड कैंग को दिखाया जाता है, जो लाइटनिंग की तरफ फास्ट होकर वहाँ से आगे बढ़ता है और कहता है तो चलो अब तुम मुझे देखो। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे सब चीज़ स्लो चल रहा था, लेकिन ट्रूथ में यह है कि पर्पल क्लॉक का अटैक जो लू फेंग के अगेंस्ट फेल हुआ था उसको बीते हुए सिर्फ कुछ ही सेकंड हुए थे, और ये सारे प्लान कुछ ही सेकंड में बन गए होते हैं। यहाँ पे हमें गोल्ड कैंग को दिखाया जाता है, जिसका पूरा का पूरा बॉडी ग्रीन लाइट से शाइन करने लगता है, मतलब ये कि वो अपने पावर को यूज कर रहा होता है, और उसकी जो पावर होती है उसके कारण पूरे के पूरे रूम में टेरिफाइंग एनर्जी भरने लगती है। वहाँ के चारों वॉल्स में जहाँ भी इनकार्विंग्स होने लगती है वो सब चमकने लगती
लगता है, जिसको देखकर लू फेंग, नाइट, आइसलैंड और सभी के सभी बंदे जहाँ मौजूद थे वो सभी शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग, नाइट टेम्पर और जितने भी होते हैं वो सभी शॉक होते हैं और क्या आते हैं कि ये अच्छा नहीं है। गोल्ड गैंग अपना पूरा दे रहा है, वो अपने अनडाइंग बॉडी को बर्न कर रहा है, जल्दी से यहाँ भागो। अब गोल्ड गैंग एक एम्पर लिमिट वॉरियर था और उसकी बॉडी एम्पलीफिकेशन टेक्निक से जो एस्ट्रोन रिलीज होगी वो मिलियंस ऑफ सेक्टर लॉट्स के एस्ट्रोन के बराबर होगी और अभी तक एम्पर पाइनेकल लिमिट की भी 1 लाख ही होती है और मिलियन तो उसके 10 गुना ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पे वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा तो यहाँ पे लू फेंग की जो मिलियन किंग बग आर्मी की भी कंबाइंड अटैक होगी उससे ज़्यादा पावरफुल होगी, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। यहाँ पे कोई भी नहीं बचने वाला है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो भी अपनी बॉडी को यहाँ पे बर्न करता है उसे रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। अब हमें दिखाया जाता है सारे बंदे को जो कि वहाँ से कहता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें यहाँ से भागना होगा। और यहाँ दिखाया जाता है कि लू फेंग और बाकी सभी पैनिक करने लगते हैं क्योंकि अभी जिस स्टेट में गोल्ड गैंग है उससे कोई भी भिड़ना नहीं चाहेगा। और दिखाया जाता है गोल्ड गैंग को जो कि बहुत ही जोर से हाउल करने लगता है और वो एकदम आसानी से नाइट एम्पर के बगल में आ जाता है। अब ये देखकर नाइट एम्पर भी यहाँ पे बहुत घबरा जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, मैं इसको डॉज नहीं कर सकता हूँ। दिखाया जाता है कि एक लाइटनिंग पाल्म जो उसके हाथों में इन्फ्यूज होती है वो नाइट एम्पर के हेड से जाके टकराता है और दिखाया जाता है कि गोल्ड गैंग का पावर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उससे नाइट एम्पर एक ही झटके में राख में तब्दील हो जाता है और ये पावर देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पर गोल्ड गैंग ने जो अटैक किया होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि पूरे के पूरे नाइट एम्पर के बॉडी को ही राख में तब्दील कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी बची हुई होती है, जिसे देखकर लू फेंग जो कि भाग रहा होता है वो देखकर शॉक हो जाता है और यहाँ पे एनर्जी लेवल से बहुत ही कम हो चुकी थी। और हमें दिखाया जाता है कि गोल्ड गैंग से उस अटैक से नाइट एम्पर अपनी अनडाइंग बॉडी का 50% तक लॉस कर दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे मतलब ये है कि 50% कोई भी लॉस क्यों न किया हो, वहाँ पे अभी सिर्फ उसके पास 10% स्ट्रेंथ बची हुई होगी, यहाँ तक कि उसका सोल का 50% पार्ट कम हो गया होगा। अब यहाँ पे हमें नाइट एम्पर को दिखाया जाता है जो फिर से अपनी बॉडी को रिफॉर्म कर लेता है, जिसके बाद वो कहता है गोल्ड गैंग मुझे फोर्स मत करो। और दिखाया जाता है कि वो बहुत ही गुस्सा होता, पागलों की तरह हो गया होता है क्योंकि उसके एक अटैक से उसका 50% अंडाइंग बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया था। अब दिखाया जाता है गोल्ड गैंग को जो कि बहुत ही गुस्सा होता है और यहाँ पे वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब देखा जाए नाइट टाइम पे वो अपने अंडाइंग बॉडी को भी फिर से क्यों ना बर्न कर ले, वो यहाँ से भाग नहीं सकता है, उसके पास एक ही रास्ता था गोल्ड गैंग से लड़ने के लिए। अब दिखाया जाता है नाइट जो कि गोल्ड गैंग की तरफ घूर कर देखने लगता है और वो कहता है कि अगर तुम मुझे फोर्स करोगे तो मैं, तो यहाँ पे ये देखकर गोल्ड गैंग हंसते हुए कहता हूँ, बिना मर्सी दिखाए हुए कहता है कि तुम सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन छोटी मोटी बातों से डर जाऊंगा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे सेल्फ डिस्ट्रक्ट से हर्ट होने वाला हूँ। और वो हंसने लगता है कि मैं तुम्हारे बॉडी के 50% बॉडी को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर लिया हूँ और यहाँ पे तुम्हारे आधे बॉडी को फिर से डिस्ट्रॉय करना ये ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, यहाँ पे मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, चलो तुम मरो। अब दिखाया जाता है ये नाइट एम्पर को जो गुस्से में कहता है कि याद रखो मैं यहाँ पे तुमसे बदला लेने वापस जरूर आऊँगा। और दिखाया जाता है कि नाइट अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे उनके अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। अब देखा जाता है उनके पास सिर्फ 50% अनडाइंग बॉडी ही बची हुई थी, लेकिन उतना ही काफ़ी था यहाँ के पूरे की जगह उड़ाने के लिए। अब यहाँ दिखाया जाता है कि गोल्ड गैंग को जो कि उस देख लेता है कि वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था, लेकिन देखा जाए 50% में उतना भी ज़्यादा धमाका नहीं होने वाला था और यहाँ पे वो जानता था कि इसको हेड ऑन लेना भी एक बेवकूफ़ी की बात होगी, इसलिए यहाँ पे गोल्ड गैंग भी वहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है। अब एक पाइनिकल एम्पर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा है तो इसके कान देखकर पर्पल क्लॉक, आइस ब्लेड, पियर्सिंग टाइगर, लू फेंग ये सभी शॉक हो जाते हैं कि इसका धमाका कितना ही ज़्यादा होने वाला है। पाइनिकल एम्पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है तो इसकी जो पावर होती है वो मिलियन सेक्टर और किंग बक्स अटैक करते हैं उससे भी ज़्यादा होता है और ये इतना है कि वो आसानी से किसी भी हाई एम्पर को मार सकता है और यहाँ तक कि पाइनिकल एम्पर तक को भी डैमेज कर सकता है, उसकी बॉडी को भी वहाँ पे कई हद तक डैमेज कर सकता है।
यहाँ तक कि उसको मार भी सकता है, लेकिन बचने के लिए इसमें लक की ज़रूरत होती है। अब नाइट एम्पायर के पास 50% था, उसी के साथ वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है। अब दिखाया जाता है कि उसकी जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की पावर होती है उसमें से रिपल निकलने लगती है, चारों तरफ डायरेक्शन में जाने लगती है। अब यहाँ पे एक पाइनिकल एम्पायर का सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना मतलब क्या हुआ, असल में एक गॉड का ही मरना, जो कि बहुत पावरफुल होता है। अब दिखाया जाता है हमें आइस ब्लेड को, जो कि पियर्स स्ट्राइकर से फाइट कर रहा होता है, वो उसी के बगल में ही होता है और यहाँ पे वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट के बगल में ही था। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसे देखकर वो जोर से चिल्लाने लगता है और वो कहता है गोल्ड कैंग ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था। और दिखाया जाता है कि आइस ब्लेड भी वहाँ से बहुत डर में भागने लगता है, क्योंकि वो जितना नज़दीक था, अगर यहाँ पे धमाका होता तो वो बचने वाला नहीं था। दिखाया जाता है कि उसी वक्त एक पावरफुल फोर्स वहाँ पे उसकी बॉडी से आके टकराती है और दिखाया जाता है कि आइस ब्लेड का जो बॉडी होता है वो भी राख में तब्दील हो जाता है, उसकी फुली की फुली बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और पियर्सिंग टाइगर को भी दिखाया जाता है जो वहाँ से भाग रहा होता है और वहाँ पे वो कहता है नाइट एम्पायर तुम मुझे भी इसमें घसीट रहे हो। सब लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, सब लोग अपने आर्मर को अपने ऊपर चढ़ा ले लेते हैं और यहाँ पे एक दिखाया जाता है बहुत बड़ा धमाका। लू फेंग भी अपने विंग्स से अपने आप को कवर कर लेता है। अब दिखाया जाता है कि सब लोग उस धमाके को अपनी बॉडी पे सह रहे होते हैं। गोल्ड कैंग, पर्पल क्लॉक, आइस ब्लेड, पियर्सिंग टाइगर, लू फेंग, इन सभी फोर्सेस को अपने आप पे विथस्टैंड कर रहे होते हैं। कुछ तो यहाँ पे अनडैमेज होते हैं, वहीं पे कुछ लोगों को चोट लग जाती है। यहाँ पे सिर्फ 5 ही नहीं थे। अब दिखाया जाता है वो पावरफुल इतना धमाका होता है कि सैक्रिफाइसल टावर भी यहाँ पे स्टेबल नहीं होता है। वो धमाका एक पाइनिकल एम्पायर के एक्सप्लोजन से आया हुआ होता है और चारों तरफ दीवारें भी गिर गई होती है। वहाँ का 60 किलोमीटर का डायमीटर वहाँ का पूरा तबाह हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ तक कि टावर जो कि ए ग्रेड मटेरियल से बना हुआ था, वहाँ पे कैसा स्पेशल वेपन्स थी, उन सबको छोड़ के वहाँ पे कुछ नहीं बना था। वहाँ पे इनहेरिटेंस से लेके सब चीज़ बचा हुआ था, लेकिन जो वॉल्स थी वो सभी के 60 किलोमीटर की डायमीटर में सब कुछ तबाह हो गई थी। दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का समय का, जहाँ पे पूरी तरीके से साइलेंस होता है और टावर में दिखाया जाता है लू फेंग और पियर्सिंग टायर को, जो कि एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है पियर्सिंग टायर को नाइट एम्पायर ने 6% बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिसके बाद वो यांग से कहता है कि यांग अभी हम लोग ट्रबल में हैं, क्योंकि नाइट एम्पायर की मौत की वजह से हमने अपने स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा पार्ट गंवा दिया है। हमने यहाँ पे देखा कि आइस ब्लेड भी मारा गया है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ एक हाई एम्पायर है, इसमें उतना अफेक्ट नहीं करने वाला। तो लू फेंग भी कहता है कि ये बहुत ही अफसोस की बात है नाइट एम्पायर के लिए कि वो मारा गया। जिसके बाद ये सुनकर पियर्सिंग टायर कहता है कि इसमें अफसोस की बात क्यों है, वो तो इंसान ही है और तुम इंसान हर एक एम्पायर को बहुत ही वैल्यू देते हो, यहाँ तक कि वो मारे भी जाते हैं, लेकिन फिर भी तुम टाइम और स्पेस को रिवर्स करके उसको फ्यूचर में रिवाइव कर सकते हो। ये तो अफसोस की बात है कि मेरे पास ऐसा कोई लक नहीं है। अब पियर्सिंग टाइगर असल में ह्यूमन रेस से नहीं बिलोंग करता था, कोई और रेस से बिलोंग करता था। अब देखा जाए वो भी होंग एलायंस का पार्ट था, वो भी मेंबर था, लेकिन उसके पास ऐसा चांस नहीं था। उसको अगर ये चांस चाहिए था तो उसको अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और अपने पोजीशन को इस हद तक बढ़ाना होगा कि वो मरे भी तो अपने आप को फिर से रिवाइंड करा के अपने आप को फ्यूचर में रिवाइव कर सके। अब ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है। अब देखा जाए तो यूनिवर्स मास्टर के पास अनबिलीवेबल पावर होती है, जो कि असल में स्पेस और टाइम को रिवर्स कर सकती है हर तक। जहां तक अगर टारगेट मरा होता है उसको रिवाइव कर सकता है वॉरियर के पास। और ह्यूमैनिटी के पास ऐसे कई सारे बंदे हैं जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल है, जो कि ये काम कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूज एक्स डोजो के फाउंडर, प्राइमर केओस सिटी लीडर, लॉन्ग यान मास्टर, वर्ल्ड गॉड मास्टर, ऐसा ये कर सकते हैं। लेकिन उन सब के पास भी एक पावर होती है कि वो इतने ही अमाउंट के वॉरियर को यहाँ पे वापस ला सकते हैं। अब देखा जाए जितने भी वॉरियर्स को रिवाइव किया जाता है उनका या तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशन होता है या फिर वो कुछ इंपॉर्टेंट पीपल के डिस्पर्स हुआ करते हैं, लेकिन इन सब का भी एक प्राइस चुकाना पड़ता है। यूनिवर्स मास्टर अगर किसी को रिवाइव करना चाहते हैं जैसे कि नाइट एम्पायर को, तो वो वहाँ पे उसको लाने के लिए एक प्राइस चुकाना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है और नॉर्मल बंदे तो ऐसा कर भी नहीं सकते।
अब लू फेंग सोचता है कि नाइट एम्पर अगर वो रिवाइव भी हो गए लेकिन फिर भी उन्हें ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही लंबे अरसे तक काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या करे, लू फेंग के पास ऐसा मौका है क्योंकि लू फेंग प्राइम एक सिटी लीडर का डिस्पल है। अगर लू फेंग को कुछ होता है तो वो फिर से रिवाइव हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो लू फेंग के पास वैसी पावर नहीं रहेगी क्योंकि लू फेंग अपना बहुत कुछ खो चुका होगा जो कि उसकी पावर को बहुत हद तक बढ़ा देता है। अब देखा जाए वो भी होंग अलायंस में था, लेकिन होंग अलायंस में रह के भी लू फेंग की पावर जो थी वो अभी भी इतनी नहीं थी। अब यहाँ पे कोई भी मरना नहीं चाहता था क्योंकि कोई भी कितना ही स्ट्रॉन्गर हो उतना ही ज़्यादा उसे प्राइस पे करना पड़ता। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि प्राइम में केओस सिटी लीडर भी रिवाइव कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर नाइट को रिवाइव करना चाहे तो उसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नेचर यूनिवर्स लॉ की तरफ से उन्हें ब्लैक स्लैश मिलेगा जो कि उन्हें खुद को डैमेज कर सकता है। अगर यहाँ पे वो किसी ग्रेटर बीइंग जैसे जी लियोडो या फिर टियानसी पैलेस के लीडर को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे तो इतना ज़्यादा बैक स्लैश मिलेगा कि वो खुद भी मर सकते हैं। और किसी को पता होना चाहिए कि सिटी लीडर की पावर सी लियोडो से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसको रिवाइव करते समय सिटी लीडर भी मारे जा सकते हैं और यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं करना चाहेगा। अब नाइट एम्पायर को यहाँ रिवाइव तो किया जा सकता है लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। और अब फिर हमें सीन चेंज के पर्पल क्लॉक को दिखाया जाता है जो गोल्ड कैंग से कहता है गोल्ड कैंग यहाँ पे नाइट एम्पायर यहाँ से भागने वाला है। यहाँ पर से नाइट एम्पायर भागने वाला था लेकिन आखिर तुमने उसको फोर्स क्यों किया कि वो अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर कर सके, यहाँ तक कि उसके कारण आइस ब्लेड भी मारा गया। अगर देखा जाए तो आइस ब्लेड उसी के किंग चैंग रेस से था जो कि उसका साथी ही था क्लैंसमैन जैसा, और वो दोनों एक साथ थे। अब पर्पल क्लॉक उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता था लेकिन फिर भी वो दोनों एक साथ फाइट किए थे, बहुत समय तक एक साथ रहे थे, इसलिए वो एक दोनों पे ट्रस्ट करते थे। अब पर्पल क्लॉक गुस्से में कहता है कि मैं भी उस एक्सप्लोजन से हर्ट हो गया हूँ और यहाँ पे हम ह्यूमैनिटी के 4 पाइनिकल रेसेस में से एक ही। अब यहाँ पे पर्पल क्लॉक बोल ही रहा होता तो ये सुनकर गोल्ड कैंग कर्स करते हुए कहता है चुप रहो, यहाँ पे काउंटलेस ईयर लगने वाले हैं, ऐसा होने में अगर वो रिवाइव भी हो गया तो मेरा कोई भी मुकाबला नहीं करने वाला है, मैं यहाँ पे फिर भी उसको मार देने वाला हूँ। अब दिखाया जाता है कि उन सब के मरने के बाद उनका जितना भी खजाना होता है, जो भी वर्ल्ड रिंग्स होती हैं, वो गोल्ड कैंग अपने पास रख लेता है। जिसके बाद गोल्ड कैंग चिल्ला कर कहता है कि उन ह्यूमंस को भागने मत दो, उन्हीं के पास असली खजाना है। अब दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि अपने स्ट्राइक ट्रैवल और विंग्स के साथ वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और वहाँ से आगे निकल रहा था। अब गोल्ड कैंग को भी दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो, और पर्पल क्लॉक भी लू फेंग का चेजिंग करने लगता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। अब वो सभी फिर से अपने अनडाइंग बॉडी को बर्न करके उन सबको मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, सबको खत्म करने वाले थे। और अब फिर हमें सीन चेंज कर यहाँ पे कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गॉड मास्टर पू ए मेबू लाडियो ये चारों इग्निशियंस वॉरियर्स वहाँ पे प्रोजेक्शन की तरफ देख रहे होते हैं। और जब वो वहाँ पे नाइट एम्पायर के एक्सप्लोजन को देखते हैं और देखते हैं कि बाकी लोग भी इससे यहाँ पे डैमेज हुए तो वो लोग बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। और वहाँ पे मरने के बाद वहाँ पे 2 मरे थे तो 2 टालिस्मान आ गए थे और ये देखकर वो लोग खुश हो रहे थे कि उनके पास 2 टालिस्मान आ जाएगा। अब इसके बाद वो एल्डर सोच रहे होते हैं कि हमें जल्दी से जाके उन सब पे अटैक करना होगा ताकि वो तालिस्मान को ले सके। लेकिन यहाँ पे किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि गोल्ड किंग उन सब के साथ वो तालिस्मान को भी अपने पास रख लेगा, जिसके कारण वहाँ पे कीचिका और बाकी सबके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो अपने तालिस्मान को लेके बाहर की ओर जा रहा है, हमें रोकना होगा। जिसके बाद हमें सारे गॉड मास्टर पू ए को दिखाया जाता है जो कहता है जल्दी करो, यहाँ से उन्हें बाहर जाने से रोको। अब देखा जाए तो लू फेंग भी बाहर की तरफ भाग रहा था ताकि वो इन सब से बच के निकल सके। अब ये देखकर वो सारे शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे वो उन सबको रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि वो उन सब से तालिस्मान को ले सके। जिसके बाद वो सबको ऑर्डर करता है कि मेरे ऑर्डर को सुनो। यहाँ पे सब लोग उसके ऑर्डर को सुनने लगते हैं और कहते हैं कि ये समय आ चुका है, हमें एक्शन लेने का। अब तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये सब रेस के भी बंदे अब उन सब पे अटैक करने वाले हैं जो कि ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं। तो चलो देखते हैं कि आगे लू फेंग और बाकी सारे बंदे कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या लू फेंग बाहर जाने में कामयाब हो जाता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।